हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट ANC1 अर्थात समुदाय और पोषण का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में इकाई 7 अर्थात आहार नियोजन के सिद्धांत और वयस्क के लिए आहार नियोजन के अंतर्गत इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। पहला, आहार नियोजन की अवधारणा, नेक्स्ट आहार नियोजन के लक्ष्य और अंत में आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में अधिकतर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कारण बेहतर होगा कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, जिससे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को देख लेते हैं। तो जैसा आहार नियोजन, तो नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, है ना। तो भोजन के लिए प्लानिंग करना, उसी को बोलते हैं आहार नियोजन। आहार नियोजन का अर्थ पर्याप्त पोषण प्रदान करने वाले की योजना बनाना है, अर्थात पर्याप्त पोषण प्रदान करना, ठीक है, अर्थात जो सफिशिएंट न्यूट्रिशन है वो जैसे मिल जाए। आहार नियोजन पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित खाद्य पदार्थ चुनने का ही अभ्यास नहीं है, यह आकर्षक तथा मज़ेदार आहार बनाने से संबंधित भी है, ठीक है। अर्थात क्या है कि न्यूट्रिशियस तो होना ही चाहिए, पोषक तत्वों से परिपूर्ण तो होना ही चाहिए, साथ ही ये देखने में भी आकर्षक हो और खाने में मज़ेदार भी हो। एक खाद्य आयोजक को आहार नियोजन के सिद्धांतों से परिचित होने के साथ साथ कल्पनात्मक और सृजनात्मक भी होना चाहिए, अर्थात वो नया कुछ सोच सके, नए तरह का कोई डिशेस बना सके, नहीं, जिससे भोजन अधिक रुचिकर हो, अधिक आकर्षक हो। इसके साथ ही भोजन के रंग, बनावट, गंध के आधार पर सम्मिश्रण करने की कौशल कला भी उनमें होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात किस भोजन में कैसा रंग होना चाहिए, कैसा उसका बनावट होना चाहिए, कैसा उसका स्मेल आना चाहिए, इस बारे में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार आहार नियोजन को एक कला कह सकते हैं, ठीक है, पाक कला, ठीक है, कहा जा सकता है पाक कला। यह कला विचार शक्ति व प्रेरणा से विकसित होती है, अर्थात उसके लिए उसका अपना ही सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है, तभी जाके वो अच्छा सा कुक बन सकता है। वस्तुतः आहार नियोजन एक कौशल है जो निरंतर अभ्यास से ही विकसित होता है। अब देख लेते हैं आहार नियोजन के लक्ष्य, अर्थात आहार नियोजन क्यों किया जाए, ठीक है। तो पहला, परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग व संरचना को ध्यान में रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। जैसे फ्रेंड्स, एक ही परिवार में विभिन्न विभिन्न तरह के लोग होते हैं और सभी के भोजन का जो पोषक तत्व है सबको अलग अलग तरीके से ज़रूरत होता है। तो जैसे सभी का आवश्यकता पूरा हो जाए, इस बात को ध्यान रखना, ये पहला लक्ष्य हो गया। साथ ही परिवार की आय के आधार पर आहार योजना बनाना। परिवार की आय का बात करें तो जैसे कुछ क्या होते हैं, सीमित आय वाले परिवार होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं और कुछ उच्च आय वाले होते हैं। तो इसके आधार पर भी आहार योजना बनाना जरूरी है। साथ ही भोजन की उचित खरीदारी, पकाने तथा परोसने में सहायता करना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही समय, श्रम तथा ईंधन की बचत करना, ठीक है, अर्थात कम समय में, कम मेहनत में अच्छा भोजन बन जाए, इसका प्लानिंग करना भी जरूरी है। आगे, तीनों खाद्य वर्गों में उचित खाद्य पदार्थ का चुनाव द्वारा भोजन में विविधता लाना। तीनों खाद्य वर्ग अर्थात ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर का जो बनावट अर्थात बनाने वाले जो खाद्य पदार्थ, ठीक है, शरीर निर्माण प्रक्रिया में जो मदद करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गए ये, और साथ ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक है, विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए जो सुरक्षात्मक भोजन है ये, अर्थात तीनों प्रकार के भोजन इसमें होने चाहिए। तो ये भी एक लक्ष्य है कि हम लोग ऐसा प्लानिंग करें, भोजन का ऐसा नियोजन करें ताकि तीनों खाद्य वर्ग का जो पदार्थ है वो
उचित अनुपात में हो। साथ ही रंग, बनावट तथा गंध को भी ध्यान में रखते हुए उचित खाद्य पदार्थों के चयन द्वारा भोजन को आकर्षक व स्वादिष्ट बनाना। तो ये भी एक अच्छा टारगेट है, एक अच्छा प्लानिंग है। साथ ही परिवार के सदस्यों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार का नियोजन करना। वैसे ही समय पूर्व आहार की योजना बनाना ताकि पूर्व की तैयारी की आवश्यकता हो तो वो की जा सके। साथ ही बचे हुए भोजन का भी सही उपयोग हो सके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आहार नियोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कई शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी अच्छे से समझ लेना जरूरी है। तो देख लेते हैं पहला पॉइंट, पौष्टिकता की दृष्टि से पर्याप्त। एक परिवार में विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, एक बच्चा, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, वृद्ध व्यक्ति, नहीं, कई तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी विशेष पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती है। आहार नियोजन का मूल उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, अर्थात सभी को आवश्यकतानुसार पोषक तत्व मिल जाए, इस बात का ध्यान रखना अत्यावश्यक है। यह तभी संभव है जब हम प्रत्येक व्यक्ति की पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्राओं के अनुरूप संतुलित आहार का नियोजन करें। ठीक है, अब देख लेते हैं संतुलित आहार नियोजन। ये ना टिप्पणी में सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तीनों खाद्य वर्ग, जैसे कि अभी चर्चा किया भी गया कि तीनों खाद्य वर्ग में क्या आते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ तथा रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ को निश्चित अनुपात में भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है। ठीक है, यही हो गया क्या, संतुलित आहार नियोजन। इसमें कुछ पॉइंट्स को जोड़ा जा सकता है, जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जैसे कार्बोज और वसा। ठीक है, ये आ जाते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। वैसे ही शारीरिक वृद्धि में सहायक, इसके अंतर्गत प्रोटीन आ जाता है, और जो रोगों से बचाव वगैरह में जो हेल्प करता है उसके अंतर्गत विटामिन्स, खनिज लवण आदि पोषक तत्व आ जाता है। साथ ही इस बात को भी ध्यान रखने का आवश्यकता है कि प्रत्येक भोजन निश्चित अनुपात में होना चाहिए, अर्थात भोजन में कितना परिमाण में वो ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए, कितना शारीरिक वृद्धि के लिए और कितना रोगों से बचाव के लिए। तो इन सभी का प्लानिंग करना भी जरूरी है, इन सभी का नियोजन करना भी आवश्यक है। अब देख लेते हैं आर्थिक पहलू। भारत जैसे देशों के लिए इस बात को भी विशेष ध्यान रखने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आय वर्ग हैं, विभिन्न आय वर्ग के लोगों के बीच में काफ़ी गैप है। कुछ लोगों के पास बहुत ही सीमित आय है, कुछ लोगों के पास मध्यम वर्ग का जो लोग हैं उनके पास भी लगभग वैसा ही स्थिति है, और कुछ क्या है, उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके पास पर्याप्त धन है। तो क्या है, आहार का प्लानिंग बनाते समय आर्थिक पहलू को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए भोजन की मात्रा व प्रकार का चयन परिवार की आय, अर्थात भोजन के लिए उपलब्ध धन पर निर्भर करता है। सीमित आय वाले व्यक्ति अपने भोजन में अधिक मात्रा में दूध, मांस, फल आदि सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि ये महंगे खाद्य पदार्थ हैं। ऐसे स्थिति में महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि कम लागत में पौष्टिक आहार के लिए किन खाद्य पदार्थों का चयन किया जाए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कम लागत में पौष्टिक आहार की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे सस्ते खाद्य पदार्थ या अनाजों का अधिक प्रयोग। ठीक है, ये खाद्य पदार्थ, ये अनाज सस्ते हो या महंगे हो, पोषक तत्व तो एक ही प्रकार का मिलता है। ठीक है, तो सस्ते खाद्य पदार्थ का चयन किया जा सकता है। चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग। ठीक है, ये तो सस्ता भी होता है, और साथ ही हम लोग जानते हैं क्या कि गुड़ में कुछ मिनरल्स भी होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और चीनी को तो सब जानते ही हैं कि इसको मीठा जहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और सीमित आय वाले के लिए थोड़ा सा खर्चा भी कम होता है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट,
मौसमी तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों तथा सब्जियों का प्रयोग। ठीक है, तो जो मौसमी फल होते हैं या स्थानीय रूप से मिल जाते हैं वे क्या अपेक्षाकृत कम कीमत में मिल जाते हैं, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही पौष्टिकता बढ़ाने के लिए खाद्य सम्मिश्रण, इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है खाद्य सम्मिश्रण। जैसे अनाज और दालों का सम्मिश्रण तथा अंकुरन, खमीरीकरण, ये सारी विधियों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, आगे सस्ती किस्म की दालों व सस्ते गिरीदार फल जैसे मूंगफली आदि का प्रयोग करना, साथ ही वनस्पति तेलों का प्रयोग करना। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं जो सीमित आय वाले अपना सकते हैं। वैसे ही मध्यम आय वाले लोग के भोजन में भी कुछ विविधता तो आ ही सकता है, जैसे अनाज, दाल, दूध, फल, सब्जियों का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। अपने भोजन में उचित मात्रा में तेल, चीनी आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं। उच्च आय वाले क्या होते हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, सब्जी, फलों, घी, तेल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इस बात की भी सावधानी बरतनी चाहिए कि घी, तेल, चीनी जैसे खाद्य पदार्थ शारीरिक आवश्यकता से अधिक न लिए जाएं, नहीं तो क्या होगा, कई नए नए तरह के रोग उत्पन्न होंगे। अधिक मात्रा में वसा लेने से जो मुख्य बीमारी है जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, मोटापा का समस्या, इस तरह से नई बीमारियां आती जाएंगी। इसीलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आवश्यकता से अधिक न लिए जाएं। ठीक है, अब खाद्य स्वीकृति। ठीक है, खाद्य स्वीकृति समझ लेते हैं। व्यक्ति की पसंद नापसंद या धार्मिक निषिद्धता, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियाँ कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की भोजन के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आहार नियोजन करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए तथा इसी के अनुसार खाद्य पदार्थ का चयन करना चाहिए। ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं कि कुछ तरह के खाद्य पदार्थ को नहीं पसंद करते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। धार्मिक निषिद्धता में क्या है कि कोई धर्म निरामिष भोजन पर बल देता है तो कोई मांसाहारी पर बल देता है। तो इस तरह से जान लेना जरूरी है कि उस धर्म के लिए वो खाद्य पदार्थ कहीं निषिद्ध तो नहीं है। ठीक है, वैसे ही सामाजिक और सांस्कृतिक कुछ नीतियाँ हैं, इसको भी देख लेना जरूरी है। जैसे पारंपरिक व क्षेत्र विशेष के खाद्य पदार्थ को भोजन में सम्मिलित करना, यह भी बात है। धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखकर आहार नियोजन करना एकदम जरूरी है। साथ ही व्यक्तिगत रुचि को ध्यान में रखकर आहार नियोजित करना। अब देख लेते हैं खाद्य उपलब्धता। ठीक है, क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले खाद्यों की उपलब्धता भी आहार नियोजन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में मछली तथा अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ आसानी से तथा सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए ये खाद्य पदार्थ इन तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आहार का मुख्य अंग बन जाते हैं। आगे आहार आवृत्ति तथा आहार पद्धति। ठीक है, आवृत्ति का क्या अर्थ हो गया कि डेली कितना बार भोजन लिया जाए। ठीक है, डेली कितना बार भोजन लिया जाए। तो व्यक्ति के आहार आवृत्ति, ठीक है, और आहार पद्धति का निर्णय करते समय उसकी आयु, सक्रियता दर, शारीरिक अवस्था, कार्य अनुसूची को ध्यान में रखना अत्यधिक आवश्यक है। समझ लेते हैं इसको थोड़ा। उच्च आय वाले लोगों की आहार आवृत्ति निम्न आय वर्ग के लोगों की आहार आवृत्ति की तुलना में अधिक होता है। अर्थात यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आय का प्रभाव है। वैसे ही शिशु एक बार में अधिक भोजन नहीं खा सकता, इसीलिए उसको थोड़े थोड़े अंतराल में कई आहार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयु का प्रभाव हो गया। ठीक है, पहला था वो आय का प्रभाव था और ये हो गया आयु का प्रभाव। ठीक है, वैसे ही मानिए गर्भवती या स्तनपान कराने वाली स्त्रियां हैं तो उसके मुख्य आहारों के बीच पौष्टिक अल्पाहार या अन्य खाद्य पदार्थ देने की आवश्यकता है। तो ये हो गया इसका शारीरिक अवस्था का बात। ठीक है, वैसे ही हमें निर्णय करना पड़ेगा कि आहार आवृत्ति कैसी
होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं समय, श्रम तथा ईंधन की बचत। ठीक है, आहार नियोजन का एक मूल उद्देश्य यह है कि समय, श्रम तथा ईंधन की बचत की जाए। जैसे आहार में अलग अलग व्यंजनों जैसे चावल, दाल, सब्जी, दही बनाने के स्थान पर एक व्यंजन आहार बनाया जा सकता है जैसे खिचड़ी, या फिर 2 व्यंजन आहार जैसे सब्जियों का पुलाव के साथ दही, या फिर सांभर चावल, या फिर पालक पनीर रोटी आदि बनाना पसंद करेंगे। अर्थात इससे क्या हो जाएगा कि समय, श्रम और ईंधन तीनों का बचत होगा। ठीक है, और कुछ उपाय किए जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, खाद्य पदार्थों सप्ताह के शुरू में ही एक व्यंजन सूची बना लेना। अर्थात इस पूरे सप्ताह में किस दिन क्या भोजन बनाना है इसका पहले ही सूची तैयार कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है हमारे लिए ये समय, श्रम और ईंधन के बचत में सहायक हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा। जैसे खाद्य पदार्थों तथा खाद्य सम्मिश्रणों की कम से कम पुनरावृत्ति होगी। अर्थात अगर हमारे पास व्यंजन सूची रहेगा तो क्या होगा ना कि कोई भी सब्जी बार बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी मेन्यू बार बार रिपीट नहीं होगा, तो अच्छा लगेगा। वैसे ही खाद्य पदार्थ की खरीदारी में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, बचे हुए खाद्य पदार्थ का भी सदुपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, बचे हुए खाद्य पदार्थ का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे यदि आपके पास दोपहर की दाल बची है तो इस दाल को पुनः रात्रि के भोजन में पौष्टिक रोटी बनाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए पौष्टिक रोटी बनाने के लिए बची हुई दाल को गेहूं के आटे में मिलाया जा सकता है। इस मिश्रण में प्याज तथा अन्य सब्जियां भी मिलाकर आटा को गूंथा जा सकता है और तथा इससे पौष्टिक रोटी बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही समय पूर्व तैयारी करने में भी इससे सहायता मिलेगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आहार में विविधता। ठीक है, किसी को भी एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन अच्छा नहीं लगता, इसलिए आहार नियोजन करते समय विभिन्न खाद्य पदार्थों को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। भोजन को पसंदीदा तथा आकर्षक बनाने के लिए कुछ सरल उपाय इस तरह से हो सकता है। ठीक है, पहले आहार में आकर्षक रंगों के मिश्रण का प्रयोग करना। आहार में विभिन्न सुवास वाले खाद्य पदार्थ का सम्मिश्रण करना। विभिन्न पाक विधियों का प्रयोग करना। अब समझ लेते हैं क्षुधा संतृप्ति, अर्थात भूख को शांत करना। ठीक है, तो भोजन का यह भी एक मुख्य लक्ष्य है कि भूख को शांत किया जाए। ठीक है, तो क्षुधा संतृप्ति या ठीक है, यहाँ पे ना सुधा लिखा गया, सुधा नहीं होगा, यहाँ पे क्षुधा होगा। ठीक है, भूख। हाँ, क्षुधा संतृप्ति से तात्पर्य ऐसे आहार से है जिसके खाने में हमें संतोष तथा तृप्ति का एहसास हो। वसा तथा प्रोटीन की प्रचुरता वाले आहार में कार्बोज युक्त आहार की तुलना में अधिक क्षुधा संतृप्ति की क्षमता होती है। ठीक है, अर्थात क्या हो गए, जो वसा या प्रोटीन युक्त भोजन है उसमें अधिक देर तक भूख को शांत करने का क्षमता होता है। ठीक है, क्योंकि जो कार्बोज युक्त भोजन है ये जल्दी से पच जाते हैं। ठीक है, जबकि ये प्रोटीन और जो फैट है इसको पचने में अधिक समय लगता है, तो ये हमारे शरीर को अधिक देर तक भूख लगने से बचाए रख सकता है। ठीक है, आहार में कुछ मात्रा में वसा तथा प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को भी अवश्य ही मिलाना चाहिए, जिससे पर्याप्त संतृप्ति हो सके तथा व्यक्ति को अगले आहार के समय से पहले भूख भी न लगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है उस पर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।